नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। देहरादून में आरएसएस बीजेपी की मंथन चल रही है। इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर चिंतन चल रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और इस बैठक में संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच भावी चुनावी संभावना पर चर्चा के साथ साथ राज्य के अहम मुद्दों पर बात होगी। दून में बीजेपी आरएसएस का मंथन, 2022 पर मैराथन चिंतन, चुनावी रणनीति को धार, फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। देहरादून में आरएसएस बीजेपी की मंथन बैठक हुई। मिशन 2022 से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। इसमें भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर चिंतन किया गया। सूत्रों के मुताबिक संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर संघ ने कुछ नए सुझाव दिए। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल मौजूद रहे, जबकि भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चारों प्रांतीय महामंत्री उपस्थित रहे। बैठक में क्या मंथन हुआ, इस पर बीजेपी आरएसएस से कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। वहीं विपक्ष इस बैठक को महत्वहीन करार दे रहा है। पार्टियां बैठक करती हैं, हम भी बैठक कर रहे हैं और अभी हम जो मुझे लगा आज इन्होंने निर्णय लिया है कि ये चिंतन बैठक करेंगे। चिंतन बैठक नहीं, मतलब कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। उसके लिए कोर कमेटी की 2 दिन की बैठक रख रहे हैं और उसके बाद समितियों से अलग अलग बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये चुनावी तैयारियों को लेकर के सभी पार्टियां करती है। मैं इसमें कोई अनयूजुअल नहीं देख रहा। देखिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से नेता आए हैं देहरादून में और वो विचार मंथन कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा रामनगर में इनके विचार मंथन हुआ था और उसके बाद TSR 2 चले गए थे। न जाने अब क्या होने वाला है, पिछले मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं या क्या होगा, ये तो समय की गर्त में है। लेकिन अगर ये बैठक विचार मंथन हो रहा है सत्ता दोबारा कब्जाने के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जनता के लिए भी कुछ करेंगे या सिर्फ सत्ता सत्ता और सत्ता चाहिए? उत्तराखंड की हर हाल में सत्ता चाहिए। आपकी सड़कें गिर रही है, पुल गिर रहे हैं, न जाने क्या क्या, और आप पहले विकास की तो चिंता कीजिए। उत्तराखंड के अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। भाजपा के सामने साल 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। बदली परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कौशल की भी परीक्षा होनी है। लेकिन चुनावी दृष्टि से बीजेपी कार्यक्रमों को नई धार देने की जरूरत महसूस कर रही है। भाजपा संगठन व संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए किसी को भी इस बैठक में अलाउ नहीं किया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि संघ के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी संगठन कितना खरा उतरता है और अपनी पुरानी गलतियों को भारतीय जनता पार्टी कितना समय से दूर कर पाती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड की सियासत के नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है और सत्ताधारी दल होने के नाते उन्हें सत्ता में वापसी करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो जो काम उन्होंने पिछले 4.5-5 साल में किए हैं उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, उनको बताना और जो कमियां रही हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन पर पर्दा डालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुंवर जपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजय भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आज मेरा जय रावत साहब सर आपसे ही। तीरथ सिंह रावत ने जब अपनी कुर्सी छोड़ी थी उसके पहले भी एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में वो शामिल भी हुए थे। अब क्योंकि नए मुख्यमंत्री आ गए हैं तो फिर नए मुख्यमंत्री के साथ नई रणनीति भी बननी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संघ भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो बीजेपी की जो चिंतन बैठक होती है वो हर साल होती है, वो तो एज यूजुअल होती है। लेकिन इस समय जो बैठक हो रही है वो निश्चित रूप से जो आगे की रणनीति है वो भी होगी, और दूसरा ये है कि चिंतन और चिंताएं भी, जो चिंताएं उठी होंगी उन पर ही विचार होगा कि भाई आखिर जो आपकी कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। आपने कहा भी है कि
जो कमियां हैं उन पर कैसे आपका पर्दा डाला जाए या उसे ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी सरकार होती है वो काम तो करती ही है, लेकिन जो चुनावों में जो नेगेटिव प्रचार होता है, जो कमियां होती है, वो ज्यादा रूलिंग पार्टी के लिए ज्यादा मारक होती है। और इसीलिए जो एंटी इनकम्बेंसी जो यहाँ पर चल रहा है, अक्सर देश में दूसरी जगह भी चलता है, वो इसलिए चलता है जो नेगेटिव प्रचार है, जो विफलता है सरकारों की होती है, जो इनकम्बेंट जो सरकार होती है उनकी विफलताओं या उनकी जो कमजोरियों पर जो बात होती है, वो ज्यादा उनकी वजह से सत्ता विरोधी होती है। इस समय आप देखिए कि 57 विधायक हैं और बहुत सारी चीजें, हो सकता है इस सरकार ने कुछ के भी हो, सभी करती है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर प्रक्रिया है, चाहे किसी की भी सरकार आगे भी आती है तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो वहीं पर रहती है। जो भारत सरकार से दूसरी जगह से जो टारगेट होते हैं, जो चलते रहते हैं, पुरानी योजनाएं होती हैं जो वो तो चलती ही रहती है, उसमें कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो आपने वादे किए होते हैं, अब बीजेपी के चिंतन बैठक में ये भी तो होगा कि भाई हमने 5 साल पहले जो क्या वादे किए थे, तो उनमें से हमने कितने पूरे किए, कितने नहीं किए, और जो नहीं किए उनका क्या असर होगा, क्या उनका क्या काउंटर होगा, कई चीजें जैसी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये भी उनको चिंतन बैठक में ये भी बात हुई होगी कि या होगी कि भाई हमने आखिर इतने मुख्यमंत्री क्यों बदले, कैसे बदले, तो इसका भी उनको, क्योंकि जवाब पे ढूंढेंगे, वो जवाब पे ढूंढने होंगे। ठीक है, तो उसकी कई चीजें हैं, जैसे कहेंगे साहब आपने लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया, 100 दिन में आप बनाने वाले थे, ठीक है सर, भ्रष्टाचार के आरोपों से डर गए। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, ठीक है, जवाब देना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, आपने क्या काम किया, आपकी सरकार ने क्या काम किया, ये बताना तो बेहद आसान है, लेकिन विपक्ष की तरफ से मूल सवाल जो आपके ऊपर उछाला जा रहा है, जो बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपके सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, आप लोगों को लगा, आपके शीर्ष नेतृत्व को लगा कि भाई कुछ गलत हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्रियों को बदला गया। क्योंकि अगर सब कुछ बेहतर होता, ऑल इज वेल होता, तो मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला जाता? 2 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए 5 साल में, तीसरा मुख्यमंत्री आपका है। और विपक्ष के इस हथियार को कुंद करना, उसकी धार को कम करना, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। देखिए, हमें यहाँ 2 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या ऐसा संभव है कि कोई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार काम ना करे? सरकार को काम करना पड़ता है, जनता और प्रदेश के हित में काम करना पड़ता है। माना कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा मंत्रिमंडल होता है, सभी अपने विभागों के लिए काम करते हैं, प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं। लेकिन चुनावी वर्ष में विपक्ष के पास मात्र और मात्र एक मुद्दा होता है, चाहे कोई भी विपक्ष हो, सबका राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। तो एक ही मुद्दा होता है कि आप पूरे पिछले 4 साल का ठीकरा सत्ता के ऊपर से फोड़ दीजिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये तो बहुत एक बचकाना बयान होता है, बचकाना हरकतें होती है, और जनता भी समझती है कि भाई आज सरकारें जो चुनी हुई हैं, उन सरकारों ने क्या, हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि किसी काम में कोई कमी रह गई हो। बहुत काम है, बहुत बड़े काम होने होते हैं प्रदेश के अंदर, विकास को लेके, जनता की समस्याओं को लेके, जन समस्याओं को लेके, पॉलिसी मैटर्स होते हैं। तो निश्चित तौर पर वो सब जो होता है जपेंद्र जी वो दिख भी रहा है। जपेंद्र जी, मेरा एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर जो हमला बोला जा रहा है सत्ताधारी दल पर, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है जो आप लोगों को, आपकी पार्टी को असहज कर रहा है कि भाई 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री क्यों? क्या आप क्यों नहीं, आप जो जवाब दे रहे हैं उससे आप जनता को संतुष्ट कर पा रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी, विपक्ष सत्ता को असहज करने के प्रयास करता रहा है, लेकिन कर नहीं पाता है। अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री बदलने वाला इशू है, तो वो भी प्रदेश की जनता समझती है कि ये निर्णय क्यों लिया गया, और प्रदेश के अंदर अच्छे काम को लेकर जनता इन चीजों को समझती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को असहज करने वाला जैसा कोई मसला नहीं है। ये मात्र विपक्ष इसे करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार काम कर रही है, काम जनता को दिख रहे हैं, आने वाले समय में काम और दिखेंगे। तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी असहज नहीं है। अगर असहज है तो उत्तराखंड के अंदर मात्र विपक्ष है, जिसे 2022 में भी अपनी जमीन जाती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, संजय भट्ट साहब, कुंवर जपेंद्र सिंह के इस बयान पर
मैं आपका एक पहले एक छोटा सजेशन चाहूंगा, फिर मेरा सवाल होगा आपसे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता का पार्टी के प्रवक्ता हैं जपेंद्र जी, और वो पक्ष ही रखेंगे और सकारात्मक पक्ष ही रखेंगे। वो उनकी मजबूरी है, भले कुछ काम हुआ हो ना मजबूरी हुआ नहीं हो। है, हकीकत है। मजबूरी नहीं है, हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा। सुन लीजिए जपेंद्र जी बीच में इसीलिए टोक रहे हैं क्योंकि शायद तीर सही जगह लगा है। देखिए, चाहे बात रायपुर के पुल गिरने की हो, चाहे 80 करोड़ की सड़क गिरने की हो जो धंस गई है 1 किलोमीटर टिहरी में, चाहे कोरोना काल में जो मृत्यु दर रहा उत्तराखंड में वो देश में सबसे ज्यादा रहा हो, चाहे हरिद्वार कुंभ में जो फर्जी टेस्टिंग घोटाला हुआ, चाहे गैरसैंण में जो जमीन खरीदने के ऊपर पाबंदी हटाई गई, इतने न जाने कितने घपले घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले यहाँ सामने आए हैं उत्तराखंड में। वो सब काम किसने किए? वो सब काम इसी सरकार ने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। तो हम तो कह रहे हैं कि ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। ये अलग बात है कि वो जनता के हित में ना होके जनता के अहित में और नेताओं के, मंत्रियों के, ठेकेदारों के हित में हो। ठीक है। क्योंकि आज राजनीतिक से जा रहा, मैं थोड़ी अंदर की राजनीति समझना, क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो बाहर की चीज़ों को देखती है, समझती है, जो चीज़ें नज़र आती है उसकी बात होती है। लेकिन हम थोड़ा आज अंदर की बातों पर चर्चा करेंगे, और जय सिंह रावत सीनियर पत्रकार हैं तो उनसे बेहतर इस चीज़ को कोई समझा नहीं सकता। सर, अमूमन हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बैकबोन का काम है किसी भी स्टेट में, वो संघ है। संघ कहीं भी चुनाव होता है तो 4-6 महीने, साल भर पहले वो सक्रिय हो जाता है, और संघ जितनी जल्दी सक्रिय होता है वो ये दर्शाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो उत्तराखंड में संघ जिस तरीके से सक्रिय हुआ है पिछले कुछ वक्त से, तो उससे संघ को एक डर तो है कि भाई जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकते हैं। हालांकि जपेंद्र सिंह हो या बीजेपी के जितने बड़े नेता हों, ये मुख्यमंत्री बदलने की बात को लेकर कितने तर्क दे लें, लेकिन इसको लेकर जनता को कन्विंस करना और जनता को एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पे कन्विंस करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में सबसे मुश्किल स्थिति है। देखिए, संघ ऐसा चेहरा जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा घुस के आम उसमें काम करता है। और जो बीजेपी की सरकार है उन्हें पता, संघ को पता है कि इसकी स्थिति क्या है, ये जीतने की स्थिति में है या नहीं है, क्योंकि वो गुपचुप तरीके से काम करते हैं। उसके लोग बड़े कमिटेड लोग होते हैं, वो चाहे उनकी आइडियोलॉजी से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन उनका कमिटमेंट तो होता है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए होता है। तो वो लगे रहते हैं, मतलब ये तो राजनीति में तो ये रहता है कि भाई हमको सत्ता मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम उसका दोहन करेंगे। लेकिन संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो तो निस्वार्थ रूप से काम करते हैं और वहां से तस्वीर निकालते हैं। मुझे लगता है उन्हीं की जो संघ की चिंताओं की वजह से ये पिछली बार 2 परिवर्तन हुए हैं मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर, और अभी भी जो उनका फीडबैक होगा संघ का बीजेपी को दिया जाएगा, भाई आपकी स्थिति ये है। संघ स्वयं सर्वे करते हैं, स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी करते हैं और वैसे भी करते रहते हैं। तो ये स्थिति जो आप चिंतन बैठक है, जो भी बैठकें इनकी होंगी, तो उसमें ये सर मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है जिसका जवाब देना विपक्ष को मुश्किल हो रहा है या असहज की स्थिति पैदा कर रहा है, या फिर जनता को कन्विंस करना सबसे मुश्किल हो रहा है? क्योंकि मैंने एक पॉइंट रेज किया, आपके मुताबिक वो कौन सा विषय है? आता हूं विपक्ष के लिए, सरकार के लिए? सरकार के लिए सर, सरकार के लिए। सरकार के लिए तो कई मुद्दा ये है कि आप अगर मुख्यमंत्री ठीक ठाक काम कर रहे थे तो आपने बदला क्यों उनको? इसका मतलब वो नकारा थे। अगर वो नकारा थे तो आपने हमारा 4 साल 5 साल क्यों बर्बाद किया है? एक दूसरा उठाइए भूमि कानून, जो यहाँ पर सबसे गंभीर मुद्दा जो उठने वाला, बड़ा इमोशनल मामला है, लोकल इशू है वहाँ का। जब जो कहना जमीन का मामला बहुत इमोशनल है, इसमें पूछा जाएगा बीजेपी से कि आपने 2017 में जब सत्ता में आए तो आपने इन कानूनों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया? आपने खुली लूट क्यों दी? जो खंडूरी जी के जमाने में, और खंडूरी जी से पहले तो मूल रूप से जो कानून बना था वो तिवारी जी ने बनाया तब 2002-03 में, तो उस कानून के साथ आपने छेड़छाड़ किसके कहने से आपने किया है? इसका जवाब देना। फिर ये है कि अभी गैरसैंण में भट्ट जी भी कह रहे थे, गैरसैंण में आपने क्यों हटाया?
अब सबसे पहले किसने वहां जमीन खरीदी ये भी तो पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि ये नगर पालिकाओं का विस्तार आपने किया वो किस उद्देश्य से किया। इसलिए कि ताकि जहां नगर पालिकाओं का, नगर निकायों का विस्तार होगा वहां जमीनों की खरीद फरोख्त करने की छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन भी होती है, वहां जमीनों की कीमत भी ज्यादा मिलती है। तो वहां आपने क्या क्या जहां पर आपने वो बिठाए हैं, जो नगर पालिकाओं का विस्तार किया है, यही देहरादून में 85 जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं है, नगर पंचायत है, 85 गांव, 85 जो गांव थे उनको इन निकायों में शामिल कर दिया। इसका मतलब वहां भी जमीनों की खरीद के लिए आपने मैं विशेष वहां आपने कोई फैसिलिटी आपने एक सर दी है नहीं दी। दो सवाल हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करूं कि मुझे जहां तक लगता है सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर सरकारें नहीं बदलती हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य हो या जो छोटे राज्य हों, वहां पर कुछ एक कोर इश्यूज होते हैं, विशेष तौर पर जैसे आपने कहा जमीन वाला मामला है, तो ये वहां का कोर इशू हो सकता है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा इशू हो सकता है, इसको लेकर लोग वोट करते हो कि भाई कई बार कोई एक वर्तमान स्थिति में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे में कई एक जो मुख्यमंत्री वाला इशू जिस पर हम लगातार बात करें कि आपने चेंज क्यों किया, कुंवर जसपिंदर सिंह सर, आप कितना भी तर्क दें, कितनी भी बातें आप कहें, आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं, उत्तराखंड की जनता को कन्विंस करना ये एक चैलेंज है सर आप लोगों के लिए। देखिए, इस चर्चा में शुरू से लेके अब तक 3 बार संघ का और संघ के कार्यों का जिक्र आ गया। सबसे पहले हम बार बार संघ की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। संघ की आइडियोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाश डालना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है। संघ की आइडियोलॉजी क्या है? मान लीजिए अगर कोई भाजपा का सदस्य नहीं भी है, संघ का सदस्य नहीं भी है, तब भी वो कम से कम इस देश का नागरिक तो है ना, भारतवासी तो है ना, भारत भूमि पर जन्मा तो है ना। तो संघ की एक क्लियर आइडियोलॉजी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ना और उसकी राष्ट्रीयता की भावना, जो नेशनल कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, उस नेशनल कैरेक्टर को डेवलप करना, जो शायद आजादी के बाद से कहीं ना कहीं से हमारे एक चरित्र में से कम होता चला गया। सर, संघ की बात नहीं करते हैं अब बैठक नहीं, आप संघ का जिक्र आया इसलिए हम बता रहे हैं। मैंने संघ का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि नहीं है, जो भाजपा का सदस्य नहीं है वो भी संघ की विचारधारा को समझता और कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा से सहमत है कि और ये भी सच्चाई है ना सर, सर जसपिंदर जी, ये भी तो सच्चाई है कि जो संघ के विचारधारा का समर्थन करता है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, ये भी एक हकीकत है। आप कोई दूसरा राजनीतिक दल ऐसा बता दीजिए कि जिसने इतने पिन पॉइंट पे या इतने डीप जाकर सोचा हो कि देश में राजनीति ही आवश्यक नहीं है, देश में नेशनल कैरेक्टर भी आवश्यक है। चलिए सर, संघ पे नहीं बात कर रहे हैं हम, ऐसा है जिसने नेशनल नहीं आप इशू नहीं, अब सर टॉपिक पे हम संघ पे नहीं जाएंगे, संघ पे फिर कभी बात कर लेंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई आपके लिए जो असहज करने की स्थिति है उत्तराखंड में, 2-3 इश्यूज हैं, एक मुख्यमंत्री वाला मुद्दा है, एक जमीन वाला जो जयसिंह रावत साहब ने कहा, इसको आप कैसे जनता तक डिलीवर करेंगे? क्योंकि आप जब इससे पहले थे तो आप सवाल करते थे, आज आपको जवाब देने वाले स्थिति में आप हैं। आज आप विपक्ष में नहीं, आप सत्ता में हैं, तो सवाल तो बाकी लोग पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा, इसलिए संघ की चिंता हो रही है। बात फिर वहीं आ गई संघ के ऊपर घूम के। तो आज ये इन चीजों को ठीक करने के लिए या देश के अंदर जो एक नेशनल कैरेक्टर से जुड़ी हुई राजनीति है, उसका आधार मात्र और मात्र सिर्फ एक राजनीतिक दल के पास है, इस देश के अंदर किसी के पास नहीं है। और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए वचनबद्ध है। जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और जो काम हुए हैं उनके ऊपर भी एक बार चर्चा होनी आवश्यक है कि जो काम हुए हैं उन कामों को होने में कितना समय लगा और वो काम कितने हो गए हैं, तो ये भी तो जनता के सामने आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये भी हम सब लोगों का काम है जनता को बताना। और निश्चिंत रहे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और विपक्ष के चुनाव आने तक भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। विपक्ष के पास मात्र और मात्र एक मुद्दा है कि अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचाई जाए, और ये आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता जवाब ठीक है। संजय भट्ट साहब तो बड़ी, संजय भट्ट साहब आप लोगों के सामने तो बड़ी चुनौती है भाई, कोई मुद्दा ही नहीं है उत्तराखंड में, ये जसपिंदर साहब कह रहे हैं।
नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे को फिर नहीं कहने की जरूरत है। जपेंद्र जी भाजपा की तारीफ ही करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भाजपा कई सरकार रहे या किसकी रहे। हमारी तो सीधी सी बात है और सीधा सा सोचना है कि राजनीति बदलनी चाहिए, और उस राजनीति बदलनी चाहिए के लिए हमने बहुत कोशिशें की। और उत्तराखंड में आज आप भी जानते हैं कि जो केजरीवाल जी का 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा है, जिसको हम घर घर लेके गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है इसने भी कह दिया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हरीश रावत जी जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम जनता के हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो या देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हो, वो सब हक हकूक के मुद्दे हैं। और बिजली का मुद्दा भी हक हकूक का मुद्दा है, क्योंकि पहले भी जब टिहरी बांध बना था तो तब कहा गया था कि जो विस्थापित होंगे उन्हें बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन आज तक जो उत्तराखंड में सरकार रही पिछले 20 साल में कांग्रेस बीजेपी की, उन्होंने 1 यूनिट भी बिजली किसी को फ्री नहीं दी। यहाँ तक कि जब बंटवारा भी हुआ तो हमें सिर्फ 12% बिजली टिहरी बांध से मिलती है, जबकि बांध हमारा सब कुछ, हमारे संसाधन, हमारे गांव, हमारे सारा कुछ हमारा। फिर भी उससे जो बंटवारा किया भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने, उसने सिर्फ 12% बिजली हमें दी, यानी हमें लूटा है, उत्तराखंडियों को लूटा है, उत्तराखंडियत को लूटा है। और जहां तक इनकी आज ये चिंतन बैठक जो चल रही है, तो चिंतन बैठक सिर्फ और सिर्फ वैसे ही देखना चाहिए जैसे रामनगर में चिंतन बैठक हुई, उसके बाद TSR 2 चले गए। अब ये देहरादून में चिंतन बैठक हो रही है, तो देखिए कौन कौन जाता है, क्या क्या होता है। लेकिन ये अगर सिर्फ और सिर्फ सत्ता कब्जाने के लिए और दोबारा सत्ता में आने के लिए चिंतन बैठक है, तो पहले इन्हें विकास की चिंता करनी चाहिए, उत्तराखंडियत की चिंता करनी चाहिए, उत्तराखंड वासियों की चिंता करनी चाहिए। हमारा तो सीधा सा यही मानना है कि नियत अगर इनकी साफ होती तो इन्होंने 20 सालों में 8 मुख्यमंत्री न देकर उत्तराखंड का विकास किया होता, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया होता। लेकिन ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं कि हमने 7 लाख को रोजगार दे दिया, 70 लाख को रोजगार दे दिया, जबकि आप भी जानते हैं कि पिछले 5 साल से तो यूपीएससी की परीक्षा तक नहीं हुई। जय सिंह रावत साहब, सर 30 सेकंड में आप मुझे बताइए, उत्तराखंड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर संघ के सामने 30 सेकंड में आपसे समझना चाहूंगा सबसे बड़ी चिंता और चुनौती क्या है? उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अभी भट्ट जी ने कहा कि 20 साल में 8 मुख्यमंत्री नहीं दिए हैं, केवल 10 साल में 8 मुख्यमंत्री दिए हैं। भट्ट जी सर आप करेक्ट कर लो। जी सर, जी सर। दूसरी बात यह है कि देखिए ना, जो परिस्थिति उत्तराखंड की है वही उत्तर प्रदेश की है, वही हिमाचल की प्रदेश की है, वही मणिपुर की है, गोवा की है, और ये सारी सरकारें बीजेपी की हैं। अगर इनमें कहीं बंगाल की तरफ खेला हो गया तो ये समझे इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। और क्या कहते हैं, ठीक है जपेंद्र जी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जपेंद्र जी 10 सेकंड सर, जल्दी से। उत्तराखंड का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से हुआ था, और उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि उत्तराखंड का निर्माण करने वाला दल उत्तराखंड का हितैषी है, और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के और आम उत्तराखंड वासी के हित में जितने भी निर्णय हैं वो पहले भी हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। चलिए इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। आप पूरी तरीके से आशान्वित हैं, लेकिन चुनौतियां और चिंता भी हैं, जिसको लेकर ये चिंतन बैठक हो रही है। देखते हैं चिंतन बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह रावत सर आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।